हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ अ शार्क टैंक सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11th एपिसोड के सेकंड स्टार्टअप प्राइम बुक के बारे में। जी हाँ, आज का स्टार्टअप जिसे पिक किया गया है उसका नाम है प्राइम बुक। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम बुक के फाउंडर्स के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनको कौन सी वैल्यूएशन पे फंडिंग मिली, किसने फंडिंग दी, क्यों दी, और मेरे क्या एनालिसिस कहते हैं कि कंपनी कितनी ज़्यादा दूर तक जा सकती है या फिर कंपनी के बीच में ही नैया डूब जाएगी। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर कोई भी इंसान चैनल पे नया आया है तो मैं उसे बता दूं, हमारे चैनल पे फिलहाल शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के हर एक एपिसोड में से एक स्टार्टअप का हम रिव्यू करते हैं अपने इस चैनल पे। मतलब कि पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम हर एक एपिसोड में हर एक स्टार्टअप के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि हमें क्या क्या गलती अपने स्टार्टअप में नहीं करनी है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो 11th एपिसोड का जो सेकंड स्टार्टअप था उसका नाम था प्राइम बुक। ये कंपनी के बेसिकली 4 फाउंडर्स थे, पंकज, अमन, उमंग एंड चित्रांशु। इस कंपनी के सीईओ थे चित्रांशु। इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सिंपल था कि ये लोग ऐसे लैपटॉप्स बना रहे थे जो कि एंड्रॉइड बेस्ड हो, मतलब कि एंड्रॉइड के सारे ऐप्स इनके लैपटॉप में चले। सेकंड, इनके खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी था जिसे इन लोग ने प्राइम बुक ओएस के नाम से लॉन्च किया था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि फिलहाल मार्केट में जितने भी लैपटॉप कंपनीज है, इंक्लूडिंग एप्पल, लेनोवो, एचपी, जितने भी हैं, चाहे वो विंडोज बेस्ड हो चाहे वो मैक हो, इन सारे लैपटॉप्स में एंड्रॉइड के एक भी ऐप्स नहीं चलते, क्योंकि ये सारे लैपटॉप्स इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एंड्रॉइड सिस्टम, एंड्रॉइड्स के ऐप्स के लिए बना ही नहीं है। तो इसके लिए इस मार्केट को देखते हुए इन लोगों ने खुद का ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो कि टोटली एंड्रॉइड ऐप्स के लिए सूटेबल था। अगर इनके वैल्यूएशन की बात की जाए तो ये लोग 75 लाख रुपए रेस करने आए थे इन द एक्सचेंज ऑफ 1.5% ऑफ देयर कंपनी, जो कि इनकी कंपनी को 50 करोड़ की वैल्यूएशन देता है। लेकिन जो इनको फाइनल ऑफर मिला वो था पीयूष बंसल और अमन गुप्ता से। मतलब ये लोग 75 लाख रुपए लेने आए थे, वो इन्हें मिला, लेकिन 1.5% एक्सचेंज में नहीं बल्कि 3% एक्सचेंज ऑफ द कंपनी। मतलब इनकी वैल्यूएशन जो थी वो सीधा 50 करोड़ से 25 करोड़ आ गई। अगर इनमें शार्क की बात की जाए कि कौन सा शार्क्स कितना इंटरेस्टेड था, तो 5 शार्क में से 4 शार्क्स ने ऑफर दिया था। नमिता थापर ने ऑफर नहीं दिया था। उनका सिर्फ एक ही रीजन था, उनका सिर्फ एक ही कंसर्न था। वो कह रहे थे कि इनका जो लैपटॉप है वो मार्केट में डोमिनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और सेकंड, इनकी जो लैपटॉप की प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा है, वो 15,000 है, और चाहे इन्हें कितना भी कॉस्ट कटिंग करना पड़ जाए ये अपने लैपटॉप को 5-6 हज़ार तक नहीं ला सकते। और अगर ये लोग अपने लैपटॉप को 5-6 हज़ार तक नहीं ला सकते तो इन लोग के लैपटॉप की कंपनी को डोमिनेट करना मार्केट में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि इनकी कंपनी को सर्वाइव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ बाकी जो 4 शार्क्स थे उन्होंने अपने अपने ऑफर दिए। अनुपम मित्तल और विनीता ने 3% इक्विटी के लिए 75 लाख रुपए देने के लिए ऑफर दिया, और अमन गुप्ता और पीयूष बंसल ने 4% के लिए 75 लाख रुपए देने का ऑफर दिया। लेकिन जो फाइनल डील होती है वो अमन गुप्ता और पीयूष बंसल के साथ कंबाइन होती है, क्योंकि जो इनके फाउंडर्स थे उन्होंने फाइनल जो ऑफर दिया था, काउंटर ऑफर, वो था कि वो 75 लाख रुपए रेस करेंगे। 3 या 4% के लिए बदली नहीं बल्कि 2.5% की बदली। मतलब वो अपने कंपनी को सिर्फ 2.5% ही डाइल्यूट करेंगे यहाँ पे शार्क टैंक पे। तो इसी ऑफर को पीयूष ने भी थम्स अप दिया और अमन गुप्ता भी सेम ऑफर्स को मैच किए। लेकिन लास्ट में डील क्या हुआ कि इन दोनों ने बोला कि हम दोनों साथ में आ जाएंगे अगर आप अपने कंपनी का 3% देते हो। तो ये दोनों ऑफर्स ने भी, तो ये फाउंडर्स ने भी डन किया, जिसकी वजह से 3% में अमन गुप्ता और पीयूष बंसल साथ में आ गए। अब जरा बात करते हैं रीजंस के बारे में कि क्यों इनके कंपनी को फंडिंग मिली। सबसे पहला रीजन कि इन्होंने जो मार्केट को समझा था वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझा था। इन लोगों की थियोरी ये बोलती है कि 2020 में जब पहली बार पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा तब सारा का सारा एजुकेशनल सिस्टम ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से जिन बच्चों को आज मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती थी उन सारे बच्चों को मोबाइल से जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि उनका सारा का सारा एजुकेशन अब ऑनलाइन हो रहा था। अब जैसे आपको पता है कि सारे की सारी एडटेक कंपनीज या फिर कोई भी ऐप जो बनता है वो एंड्रॉइड बेस्ड होता है, और जब एंड्रॉइड बेस्ड ऐप है तो उस चीज को आप एंड्रॉइड सिस्टम पे ही चला सकते हो, एक ऐसे डिवाइस पे ही चला सकते हो जो कि एंड्रॉइड ऐप्स को सपोर्ट करता हो। तो इसलिए सारे के सारे मजबूर थे बच्चे कि वो लोग अपने फ़ोन पे ही वो सारे ऐप्स को चलाएं। लेकिन जहाँ पे लैपटॉप पे बात आती है तो अभी तक एक भी ऐसा लैपटॉप मार्केट में नहीं आया था जो कि एंड्रॉइड ऐप्स को सपोर्ट करे। तो इसके लिए वो छोटे स्क्रीन में बच्चे लोग को एडजस्ट करना पड़ता था। तो ये लोग ने क्या बोला कि हम एक ऐसा लैपटॉप बनाएंगे जिसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, बड़ी होगी, प्लस हम लोग उसमें एंड्रॉइड ऐप का सपोर्ट भी देंगे, जिससे सारे के सारे बच्चे हमारे लैपटॉप्स को बाय कर लेंगे इंस्टेड ऑफ स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स का जो डिस्प्ले होता है वो भी छोटा होता है, हमारा डिस्प्ले बड़ा रहेगा, बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। तो मेरे हिसाब से जो इनकी टारगेट ऑडियंस थी, जो इनकी थियोरी थी इस ऑडियंस को लेके, इस मार्केट को लेके, बहुत ज़्यादा सही थी। लेकिन मेरे को इसमें 2 सबसे बड़े इशू लगते हैं। पहली बात कि अगर कोई स्टेबल ब्रांड 21,000 में आपका लैपटॉप निकालता है तो वो इंसान आपका लैपटॉप क्यों खरीदेगा, क्योंकि आप तो नए ब्रांड हो और आपके ऊपर हम लोग का कोई ट्रस्ट भी नहीं है उस बंदे का। और सेकंड,
कि सारे के सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस के लिए लैपटॉप को बाय नहीं करेंगे, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन होता है माना कि छोटा होता है उसका डिस्प्ले, लेकिन उसे कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रैवल किया जा सकता है। लेकिन कोई भी इंसान इतनी बड़े लैपटॉप को अपने जेब में लेकर तो घूम नहीं सकता, उसको एक बैग लगेगा, जिसकी वजह से कोई भी स्टूडेंट कभी भी जाके लैपटॉप जल्दी बाय नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से ये दो बेसिकली ड्रॉबैक्स थे इनके थियरी में। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि इनका सबसे बड़ा मेरिट था जिसकी वजह से इनको डील मिली, वो है इनका इंडियन मेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम था प्राइम ओएस। ये पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इंडियन बेस्ड है, मतलब कि इन लोग को अब ना विंडोज पे डिपेंड होना पड़ेगा ना ही एप्पल पे डिपेंड होना पड़ेगा। ये लोग अपने हार्डवेयर मतलब अपने लैपटॉप्स बना के उसके अंदर खुद का अपना ओएस डाल के, एंड्रॉइड अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के अपनी कंपनी को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, जिस तरह एप्पल ने किया। एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर है प्लस अपने खुद का हार्डवेयर है, एप्पल का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो इसकी वजह से एप्पल को किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता और वो अपने हिसाब से अपने लैपटॉप्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लैपटॉप मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। तो सेम चीज़ ये लोग भी करना चाहते थे। थर्ड, इनका जो हार्डवेयर है वो भी ये लोग खुद ही बना रहे हैं, मतलब जो लैपटॉप की बॉडी है वो भी ये लोग खुद ही बना रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे ब्रांड्स की तरफ जाओगे तो लेनोवो जो है वो हार्डवेयर खुद बनाता है, सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का डालता है। एचपी हार्डवेयर खुद बनाता है और सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का डालता है। तो ये लोग ये चीज़ से छुटकारा मिल जाता है ये लोगों को, ये लोग का खुद का हार्डवेयर खुद का सॉफ्टवेयर। अब जरा बात करते हैं इनके डीमेरिट्स के बारे में, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कंपनी फ्लॉप जा सकती है। सबसे पहला डीमेरिट आता है कंपटीशन। जियो 15,000 के ऊपर अपने पहले से ही ऐसे लैपटॉप्स लॉन्च कर चुका है। अगर वो ऐसे मूड में आ जाता है कि ऐसा उसका दिमाग खिसक जाता है कि मैं भी अब ऐसे ही लैपटॉप बनाऊंगा जो कि एंड्रॉइड बेस्ड होंगे, तो ये लोग तो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सेकंड, कि जो इनका प्रोडक्ट है ये सचमुच बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 16,000 में कोई इंसान लैपटॉप क्यों खरीदेगा अगर उसको 11-12 हज़ार में एक अच्छा फ़ोन मिल रहा है, अच्छा अगर मोबाइल फ़ोन मिल रहा है, तो कभी भी मोबाइल फ़ोन को लैपटॉप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। आपको अपने लैपटॉप से कीमत 6,000-5,000 लानी पड़ेगी ताकि वो एक अलग से डिवाइस बन सके जिसको हम लोग सिर्फ अपने एजुकेशन के लिए कैरी करें। अगर वो सारे डिवाइस हमको फ़ोन में मिल रहे हैं तो हम ज़्यादा पैसा लगा के वो एक्स्ट्रा डिवाइस क्यों लेंगे जिसको कैरी करना भी पड़ेगा, प्लस उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा, प्लस उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा लगेगी, और अगर वो टूट गया साला तो सर का दिक्कत। और यही इससे ही रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रॉबैक, वो है कि इनके जो सर्विस सेंटर है वो भी आउटसोर्स्ड है, मतलब इनका जो सर्विस सेंटर है वो भी खुद का नहीं है, जिसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम साबित होने वाला है। इसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी एकदम डिसबैलेंस में है। अभी इस कंपनी को कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह अनुपम मित्तल बोले कि मैं ऑफर तो दे रहा हूँ लेकिन मैं एक कहते ना तुक्का मार रहा हूँ, अगर लगा तो ठीक, अगर नहीं लगा तो बल्ले बल्ले डूब जाएगी पर सारा पैसा। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मैं इस कंपनी को जज नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये कंपनी आगे चल गई तो ये कंपनी रेवोल्यूशन ला देगी, और अगर ये कंपनी नहीं चली तो ये कंपनी बहुत कुत्ते की तरह डूबेगी, क्योंकि मार्केट में इसको खा लेंगे। हाँ, मेरी एक और थियरी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से जियो इनको शायद एक्वायर भी कर ले, और अगर ये हो गया तो इनके कंपनी को जो इनके फाउंडर्स है वो ये कंपनी से बहुत अच्छा पैसा लेके निकल सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनको इन्वेस्टमेंट मिल रही है, 6 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट मिली वैल्यूएशन पे, फिर 14 करोड़ के वैल्यूएशन पे, फिर 25 करोड़ के वैल्यूएशन पे, शार्क टैंक में फिर से 25 करोड़ के वैल्यूएशन पे। मतलब कि भाई फंडिंग तो ये लोग जबरदस्त रेस कर रहे हैं, 4-5 करोड़ रुपए रेस कर चुके हैं, जो कि आसान नहीं होता। प्लस इन लोग की अभी तक सेल्स भी अच्छे से चालू नहीं हुई है। ये लोग ने अभी सिर्फ सेल्स चालू की है, बिना सेल किए इतना ज़्यादा वैल्यूएशन पे फंडिंग उठा लेना कोई खाने की काम नहीं है। तो आई विश देम बेस्ट ऑफ लक कि वो लोग सचमुच अच्छा कर पाएँ, इस मार्केट को और डोमिनेटिंग बना पाएँ, इस कंपनी को अच्छे लेवल पे लेके जा पाएँ। लेकिन मेरे यही सारे थॉट्स थे। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि कंपनी कितना आगे तक जाएगी, वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट पे लिख के बताइए। मैं बेशक आपके कमेंट रीड करने में बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता हूँ और मज़ा भी आता है मुझे आपके कमेंट रीड करने में। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कंपनी में कितना दम है, और प्लस फाउंडर के अंदर कितना दम है। ये सारी चीज़ें आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या क्या होने वाला है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वही सेम सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, आप तो समझदार हो ही। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायो नारा।